नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा हो गया है। इस पूरे 1 साल में किस देश ने क्या खोया और किस देश ने क्या पाया, ये तो एक बड़ा सवाल है ही, लेकिन साथ ही सवाल ये है कि क्या अब पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि अब न्यूक्लियर वेपन्स की एंट्री इस युद्ध में हो गई है। मेरे साथ है जनरल मैस्टन, साथ ही एक्स एम्बेसडर मंजू जी हमारे साथ हैं, एयर मार्शल श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं और हमारे साथ है डॉक्टर नयन। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जनरल मैस्टन से मैं बातचीत की शुरुआत करने जा रही हूँ। जनरल मैस्टन, हमने देखा कि किस तरह से इस पूरे 1 साल में विध्वंसक तस्वीरें, तमाम वीडियो, दावे दोनों देशों की तरफ से किए गए हैं, लेकिन अब आगे इस युद्ध में क्या होने जा रहा है? प्रीति, आगे क्या होने वाला है इसका तो कोई भी, मैं तो बोलूँगा प्रेसिडेंट पुतिन भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ऐसी स्थिति है जिसको कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन एनालिसिस मेरा ये है, ये खुद का है, कि देखिए दोनों देश और वेस्ट भी और रूस भी अब लड़ाई, मेरे को लगता है वो चाहते हैं कि वो ख़त्म हो। सवाल उठता है किस टर्म्स पे ख़त्म हो, वो है सारा इश्यू। ख़त्म दोनों करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि धीरे धीरे कुछ टॉक्स होंगे। जैसे ये वांग यी की भी विजिट हुई है, प्रेसिडेंट पुतिन को मिले हैं, एक पीस प्लान की बात उन्होंने रखी है, अभी तक वो घोषित नहीं हुआ है। तो और इंडिया पे भी अभी आ रहा है, थोड़ा दबाव, प्रेशर आ रहा है। जर्मनी ने भी बोला है, फ्रांस ने भी बोला है कल कि इंडिया को भी मीडिएशन करना चाहिए। तो शायद इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मीडिएशन होगा ये लड़ाई ख़त्म करने की, एक तो वो हो सकता है। और अब मैंने दूसरा बोला है कैसे, कैसे का मेन है, क्योंकि देखिए क्या यूक्रेन अपनी टेरिटरी खो देना चाहता है? नहीं। क्या रशिया जितना कैप्चर किया वो वापस जाएगा? नहीं। तो स्टेलमेट हो जाता है। इसके लिए पॉसिबल है कि एक यूनाइटेड नेशंस के अंदर में डीमिलिटराइज जोन बन सकता है, जिससे सीज फायर हो। जब तक सीज फायर नहीं होगा टॉक्स नहीं हो सकते। तो ये हर पॉसिबिलिटी है, एस्केलेशन भी हो सकती है। जब तक शांति नहीं होगी तब तक कुछ आगे नहीं सोचा जा सकता। ऐसे में न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की बात की जा रही है और इस बात का पुरजोर समर्थन पुतिन की तरफ से किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि पुतिन का आने वाले दिनों में न्यूक्लियर प्लान है जो तैयार है इस 1 साल के बाद? देखिए वर्ल्ड के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से तो देखा जाए तो हो सकता है कि कोई पुतिन का प्लान तैयार है, लेकिन एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मेरा सोच विचार ये है कि ये न्यूक्लियर जो ये है, ये एक धमकी के तौर पे है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स है, जिससे देखिए अभी हर पार्टी सब एक दूसरे को प्रेशर करना चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर। किसी को नीचे झुकना पड़ेगा, वो कौन झुकेगा पहले, वही प्रॉब्लम है। तो ये सारा दबाव दिया जा रहा है। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल बहुत दिन से चलता रहा है, लड़ाई के 1 हफ्ते के अंदर इस्तेमाल नहीं होगा। इसका कारण है, देखिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जिसने भी इस्तेमाल किया उसके बाद उसका परिणाम पुतिन को भी पता है, अमेरिका को भी पता है। ये तो फिर कोई बचेगा ही नहीं। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये गीदड़ भभकी हो सकता है इस प्लान के तहत, जो पुतिन इस वक्त लगातार आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल मैम आपसे है, क्योंकि आप एम्बेसडर रह चुकी हैं, ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मौजूदा संकट को समझने के लिए कि क्या दुनिया एक बड़े संकट की ओर जा रही है और क्या ये युद्ध जो है इसकी आंच बेलारूस, मोल्दोवा, पोलैंड, रोमानिया, बाल्टिक नेशन और ब्रिटेन तक जा सकती है? क्या आँच तो सभी जगह जा सकती है अगर ये रुकने का कोई समाधान ना निकाला गया हो। क्योंकि जहाँ अगर जैसे आपने अभी पूछा कि न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है, लेकिन ये मुझे लगता नहीं इस्तेमाल होंगे, क्योंकि खुद जो कंट्री यूज़ करेगी उनके ऊपर भी उतना ही ख़राब असर होगा, बुरा असर होगा। और कंट्रीज़ इसमें जुड़ने का कम इस वक्त अंदेशा है, क्योंकि वो नेटो और यूरोप के कंट्रीज़ की बात आ जाती है, और बिल्कुल अगर वो लोग अगर इसमें जुड़ते हैं तो फिर नेटो भी इसमें लड़ाई कर सकता है। लेकिन जैसे अमेरिका बार बार कह रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज और पश्चिमी देश जो हैं वो इस युद्ध में अब साथ हैं और इसीलिए अब यूक्रेन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन चीन की एंट्री को लेकर आप क्या कहेंगी? चीन का एंट्री मुझे लग नहीं रहा कि वो फुल फ्लेजेडली आगे आएंगे। कह रहे हैं, बातें हो रही हैं कि शायद न्यूक्लियर आर्म्स एंड एम्यूनिशन दें रूस को, लेकिन उम्मीद कम है कि वो एक्चुअली आएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है किस किस्म का उनको परिणाम हो सकता है, उनको दिख रहा है जो रूस के साथ हुआ है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम इफ़ेक्ट हुआ है, उनकी आइसोलेशन हुई है वर्ल्ड में। तो चीन नहीं चाहेगा कि उनकी वो भी ऐसी स्थिति में हो। लेकिन जिस तरह से चीन को लेकर रूस बात कर रहा है,
श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे चीन से जोड़कर ही कि क्या आपको लगता है कि चीन जंग में शामिल होगा? देखिए, चीन, जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन अपने हित को देख के चलेगा। तो अब देखना होगा कि इस जंग में शामिल होने से चीन को क्या मिलेगा। चीन को ऐसा कुछ मिलता नज़र तो आता नहीं है, क्योंकि चीन की बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो अमेरिका में है, यूरोप में है। चीन उनके सप्लाई चेन का पार्ट है। तो चीन अगर इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है तो चीन को बहुत तरीके से इसमें इकोनॉमिक लॉस की संभावना है। जहाँ तक सवाल है रशिया का, चीन का रशिया के साथ भी बड़ा प्रगाढ़ संबंध है। उस संबंध का कारण है क्योंकि मिलिट्री टेक्नोलॉजी जितनी भी है चीन में, चाहे वो उनके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में हो, उनके एरो इंजन्स में हो, उनके ड्रोन्स में हो, उनके टैंक्स में हो, वो साधारणतः या मोस्टली वो रशियन टेक्नोलॉजी है। तो एक डिपेंडेंस है जिसके बिना उनकी मिलिट्री या उनकी जो पीएलए है वो वीक पड़ेगी। तो इन दोनों को अगर आप साथ साथ रखिए तो चीन को एक तटस्थ भाव अपनाना पड़ेगा। हाँ, मैसेजिंग करनी पड़ेगी दोनों तरफ कि अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे तो हमें रशिया का थोड़ा बहुत साथ देना पड़ेगा। और वो मैसेजिंग जाती है टोन डाउन करने के लिए अमेरिका को भी कि आप इतने प्रत्यक्ष रूप से इतने सारे हथियार लेके मत घुसिए यूक्रेन में। उसका आपने एक असर देखा भी। बाइडेन आए, उन्होंने आकर के एक संदेश दिया कि हम अनलिमिटेड और लिमिटलेस हेल्प करेंगे आपको, लेकिन जैसे ही वो अमेरिका पहुंचे उन्होंने कहा नहीं, हम आपको लिमिटेड हेल्प करेंगे, बाकी आप अपने आप खुद करिए। लेकिन एमाशद, सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि बहुत बहुत मुश्किल है इस बात का जवाब देना कि इस जंग में 1 साल पूरा होने के बाद कौन जीता कौन हारा। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे? जंग में तो जंग ही जीतती है, कोई जीतता हारता नहीं है। चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 को आप देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1 को देख लीजिए, तो जंग में तो जंग ही जीतेगी जिसमें डिस्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन हारने की अगर आप बात करती हैं तो ज़रूर यूक्रेन में बहुत त्रासदी हुई है। जिसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहते हैं, यूक्रेन में पूरी तरीके से है। उनका अपना लैंड डिस्ट्रॉय हुआ है, उनका रोड नेटवर्क डिस्ट्रॉय हुआ है, उनकी इकॉनमी जो है 35% कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। ये जो उनको सहारा मिल रहा है से मिलिट्री एड का मिल रहा है, ये बाद में चल के उनके पर और भारी पड़ेगा, क्योंकि किसी न किसी तरीके से यूक्रेन को ये सारे जो कर्ज हैं और सारी एड है उसको वापस करना पड़ेगा। वो किस तरीके से वापस करेंगे अभी नहीं बताया अब सकता। आगे क्या होगा? तो आगे ये होगा कि यूक्रेन को भी थोड़ा समझ में आ रहा है, जो आपने बॉडी लैंग्वेज में आज देखा होगा जब बाइडेन आए थे ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए, तो उतना जोश ज़ेलेंस्की में दिखा नहीं। उसका मतलब ये वो कह रहे हैं कि हमें अब कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि ग्रेसफुली, जिसमें किसी का अपमान नहीं हो, किसी के स्वमय उनको सम्मान को ठेस ना पहुंचे और एक ऐसा ग्रेसफुल अरेंजमेंट हो जाए, इससे पीस इनिशिएटिव्स हो सकते हैं। इसके तहत आपने देखा कि अब और भी लोग एक्टिव हो गए, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, चाइना हो या इंडिया से ही जो पुकार आ रही है। तो इन सब का मतलब ये है कि एक इंटरनेशनल सहमति ये बन रही है कि अब शायद 1 साल के बाद इसमें किसी का फायदा नहीं है कि इस वॉर को आप कंटिन्यू करें, तो पीस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरा एक सवाल सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे वक्त में, जिसका जवाब अभी सर भी दे रहे थे, वो ये कि इस पूरे युद्ध की आंच क्या दूसरे देशों पर भी आने वाली है, जिसमें बेलारूस की बात की जा रही है, मोल्दोवा की बात की जा रही है, पोलैंड की बात की जा रही है, रोमानिया की बात की जा रही है। लेकिन कभी कभी लगा कि दूसरे देश भी, जो कि या तो रूस के करीब हो या चाहे यूक्रेन के करीब हो, युद्ध में आ सकते हैं। लेकिन जो 1 साल में हमने पाया कि जो स्थिति उभर कर आई है, हर को एक युद्ध की कीमत मालूम हो गई है, तो वो परहेज करते हुए नजर आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण लग रहा था कि बेलारूस आ सकता है, रूस के साथ आ सकता है, लेकिन उसने जितने वक्तव्य दिए और जितने उसने कलाबाजियां खाई, वो हर तरफ उसका प्रयास था कि युद्ध से बचे, और वह बचते रहा है। तो कोई भी राष्ट्र, मुझे नहीं लगता है कि जो परिस्थिति उभर कर आई है उसमें युद्ध में शामिल होना चाहेगा। यहाँ तक कि जो युद्ध में शामिल हैं वो भी चाह रहे हैं कि युद्ध समाप्त हो, लेकिन जैसे अभी बात की जा रही है, तो क्या इस बात को इस तरह से समझा जाए कि चीन शामिल नहीं होगा युद्ध में? नहीं, चीन तो बिल्कुल नहीं शामिल होगा। जो पूरे 1 साल का आप देखेंगे, आकलन करेंगे, तो पाएंगे कि चीन बड़ा ही होशियारी से बड़ा पक्ष बदलते रहा है। अब्सटेन किया है, हम भी अब्सटेन किए हैं, लेकिन उनके अब्सटेन करने का एक नजरिया ही अलग है। वो देखिए, आज के दिन में G7 कंट्रीज है वर्ल्ड का, 45% जीडीपी उनके कब्जे में है। रूस एक उभरती हुई ताकत है और वो चीन को कम से कम तेल देता है, बाकी अन्य क्षेत्रों में उनके साथ भूमिका निभाता है। तो चीन ऐसी गलती नहीं करेगा। दोनों को एंटागोनाइज नहीं करना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।